हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जिसको बोलते हैं जो है हाइपर एक्टिविटी इन किड्स। बहुत सारे मदर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव लग रहा है, उसका फोकस नहीं हो रहा है, वो डेविएट हो रहा है, स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कोई बच्चा घर में बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। तो लेट्स सी एक सीनियर पीडियाट्रिशियन का क्या पर्सपेक्टिव है, सर क्या हमें बताते हैं कि हाइपर एक्टिविटी क्यों बढ़ रही है बच्चों में, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। सो let's welcome Dr. Anuj Rastogi, who is a senior pediatrician and he believes in modern research with traditional wisdom. इन्होंने अपना 30 इयर्स का एक्सपीरियंस प्लस इतना सारा रिसर्च करके इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो आज हमें इस पॉडकास्ट के द्वारा बताएंगे। एंड लेट्स सी व्हाट इन्फॉर्मेशन ही इज़ गोइंग टू गिव अस। देखिए, जहाँ तक सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर किसी का डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है, उस बिहेवियर को रॉन्ग तब कहते हैं जब वो सारी सेटिंग्स में वैसे ही हो। मतलब स्कूल में भी उसकी कंप्लेंट्स हों, फ्रेंड्स के साथ भी कंप्लेंट हो, सोशल स्ट्रक्चर में जैसे अपनी नानी के घर गया और नानी भी दुखी हो गई उससे, और आपका घर तो है ही। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर अगर बच्चा नेगेटिवली बिहेव कर रहा है या उसका आउटकम नेगेटिव हो रहा है, देन दिस कुड बी ADHD। जनरली अगर जब हम ADHD की पहले बात करें तो ये 7 साल से नीचे इसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। इसके लिए हम DSM-5 का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम जो इसके मेन फीचर हैं, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, सबके 9 पॉइंट है, उसमें मिनिमम 6 पॉइंट होने चाहिए। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ADHD के नहीं निकलते हैं। हाइपर एक्टिविटी, अब एक बच्चा इफ़ ही इज़ एंजल इन द स्कूल एंड ही इज़ हाइपर एक्टिव एट होम, इट इज़ नॉट हाइपर एक्टिविटी ऑफ डिसीज टाइप। ओके अगर स्कूल में बढ़िया है तो ठीक है ना, फिर वो मतलब इट हैज़ टू बी सीन इन स्पैन सारी तरफ। As a mother, even I have observed that my son, he is absolutely fine at school. Whenever he goes to any activity class, is absolutely fine. He's okay in the office, but sometimes at home, yes, it's very difficult to manage his, behavior. ज्योति, एक्चुअली क्या है, ये बच्चे ना ही कुड बी ए गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है, वो एक एडवांस होता है, वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होता है। वो एक चीज़ बार बार नहीं करना चाहेगा, एक चीज़ बार बार नहीं पढ़ना चाहेगा, रिपीटिशन में यकीन नहीं करता। जैसे बहुत तो रट्टू तोते होते हैं, वो उसी से खुश लेके बैठ गया, किताब पढ़े जा रहा। बट बहुत सारे बच्चे ना दे डोंट एन्जॉय इट। तो कुछ टीचर तो उन्हें समझते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है, उसकी टीचर ने देखा है तो कंप्यूटर में बहुत जल्दी सीख गया, तो वो उसको यूज़ करेगी, उसकी इंटेलिजेंशिया को, कि और बच्चों के साथ पढ़ाओ। दूसरा टीचर सोचेगा ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा, ही इज़ ऑलवेज आउट ऑफ द विंडो, ही इज़ ऑलवेज आउट ऑफ द विंडो। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे असेस कर रहे हैं। इफ़ ए चाइल्ड इज़ एंजल इन द स्कूल, देन उसका जो भी घर पे बिहेवियर है वो उसकी बोरियत की वजह से हो सकता है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर मैं उसको बहुत बार कोई रिपीटेटिव टास्क दे दूँ कि आज हम यही करेंगे, फिर नेक्स्ट डे भी बोलूँ यही करेंगे, तो वो अपोज करता है उस चीज़ को कि मुझे आज ये नहीं चला, आज कल मैंने स्कूटर चलाई थी, आज मैं साइकिल चलाऊँगा। फिर जैसे उसने साइकिल चलाना बहुत जल्दी सीख लिया था बिना किसी बैलेंस और सपोर्ट के, तो उसको लगता है कि मैं बड़ी साइकिल चलाऊँगा, अब मुझे बड़ी साइकिल दे दो। हर वक्त उसको हर चीज़ में चेंज चाहिए, वो किसी चीज़ पे स्टिक नहीं कर पा रहा है। वो गिफ्टेड चाइल्ड है वो। देखो क्या है कि हमारा ना एक लाइफ में बैल है कि हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो क्राइटेरिया हाइट का, वो 5 फुट 8 इंच 10 इंच 12 इंच मतलब 6 फीट तक हो जाएगा। जैसे ये 7 फीट हो जाता है तो हमारा सिस्टम उसके हिसाब से बना हुआ नहीं है, ना हमारे गेट्स हैं ऐसे, ना हमारी कार है, ना हमारा प्लेन है, तो उसमें निकलना जाना आना सब बड़ा पॉसिबल नहीं रहता। तो ये कुछ बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो उस बैल से बाहर हो सकते हैं। तो उनके लिए मतलब हमें पहले तो अपने को ही कंसोल करना है कि ठीक है बढ़िया है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लायक हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है। और वो बच्चे ना थोड़े से अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा जानते हैं, वो ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो बीमार ही हो। सर एक और चीज़ पूछना था, लाइक स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लाइक एज अ मदर मैं अगर अपनी बात करूँ तो सिर्फ अपना काम को कंप्लीट करने के लिए मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम 3 to 4 आवर्स डेली है, और मैं उससे कम अगर करूँ तो मेरा मैनेज ही नहीं हो पाएगा टाइम। और शायद मैं वही बिहेवियर अपने बच्चे के लिए मॉडल कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश करा और ऐसा इन्वायरमेंट बनाया घर पे कि मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 है,
बट आपको क्या लगता है स्क्रीन टाइम के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, और बच्चों में क्या हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है इसकी वजह से, स्क्रीन स्टिमुलेशन से? डेफिनेटली उस पे इतना मतलब देखो, एक समय नॉर्म था मल्टीटास्किंग का, बट अब ये मल्टीटास्किंग का ज़माना ख़त्म हो गया इस समय। यू नीड टू हैव ए फोकस टू लर्न समथिंग, और उसमें ना फ्लिपिंग होती रहती है। गलत कंटेंट के अलावा वैसे भी कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, एक चीज़ पे बच्चा फोकस ही नहीं हो पाता, और कम्युनिकेशन के भी इश्यूज़ हो जाते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज थी, सब आपस में बात करते थे। अब बच्चों का ना डोपामिन सर्ज वो फास्ट मूविंग चीज़ों से होने लगा है बहुत ज़्यादा, उसमें कलरफुल फास्ट मूविंग चलता रहता है, वो उसमें एनग्रॉस्ड रहते हैं। और कुछ बच्चे तो स्पीच डिले हो जाता है, कुछ बच्चों को बोलते बोलते बोलना बंद कर देते हैं। इट्स वेरी कॉमन। मैंने सर इवन कोकोमेलन के बारे में सुना है, और चूचू टीवी, किड्स टीवी, ये जो प्रोग्राम्स है ये इतने हाई स्टिमुलेटिंग होते हैं। एंड कोकोमेलन ने तो एक रिसर्च करी थी कि उन्होंने टीवी सामने खोल दिया, बच्चों को बैठा दिया, और उसके बाद से अगर अदर स्टिमुलेशंस देने लगे, जो अगर बच्चे ने ह्यूमन वॉइस पे रिस्पॉन्ड किया तो वो लोगों ने वो फ्रेम चेंज करवा दिया कि ऐसा कर देना है कि बच्चा किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड ही ना करे, सिर्फ और सिर्फ कोकोमेलन पे फोकस रखे। ये मतलब कोकोमेलन या फॉर दैट मैटर चूचू टीवी करके एक इंडियन चैनल है, किड्स टीवी जो है, इनका टारगेट यही है कि बच्चे को बिल्कुल हुक कर देना है टीवी के साथ। तो कुछ स्लो पेस्ड प्रोग्राम्स देख सकते हैं बच्चे, या फिर स्क्रीन को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो जो मैंने अभी समझाना शुरू करा है कि पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें। पोमोडोरो मीन्स आप एक फ़िक्स टाइम कर दो, 15 मिनट का अलार्म लगा दो, और उसके बाद अलार्म बजते ही उससे फ़ोन ले लो, क्योंकि अदरवाइज़ वो कहेगा भी 1 मिनट और, 2 मिनट और, 3 मिनट और, वो फिर नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही वो अलार्म के साथ 4 से 5 दिन के अंदर मदर को ये समझना होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी नया स्किल एक बार में नहीं आएगा, या कोई भी नया डिसिप्लिन हो सकता है एक बार में ना आए। तो आप 4-5 दिन तक रेगुलर फर्म रहोगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और उसे थोड़ी देर बाद फिर दे दो। अब एक बच्चा जो घंटों देख रहा है मोबाइल, उसे एकदम से आप बंद नहीं कर सकते, वो फिर उसमें और ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाएगी, और बच्चे हिलने लगते हैं, वो इतने वियर्ड हो जाते हैं जो, और मैं रोज़ाना देखता हूँ ऐसे। पहले तो मदर अपने को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को काम करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए बच्चे को मोबाइल देती, चलो एक कुछ देर बिजी हो गया, और वो इस तरह उनकी जो एक्टिविटीज़ ये बढ़ती जाती हैं। तो आप पोमोडोरो टेक्निक लगा के 15-15 मिनट लगा के फिर थोड़ी देर गैप कर दिया, फिर 15 मिनट लगा दिया, फिर धीरे धीरे आप उसका जो ये हैबिट लूप है उसे ब्रेक कर सकती हो। और जहाँ तक रही फास्ट पेस और स्लो पेस, वो तो सेकंड इशू है, पहले तो उसका टाइम ही कंट्रोल करना है। और बच्चे तो वैसे फास्ट मूविंग चीज़ें ही पसंद कर सकते हैं। इवन जो हार्ड कोर ADHD वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स बताएंगे कि इसे ADHD कैसे हो सकती है, तो 3-3 घंटे वीडियो गेम देखता है, खेलता रहता है, ये तो पिक्चरें देखता है। तो वो ADHD वालों को, कुछ बच्चों को हाइपर फोकस होता है, बट वो फास्ट मूविंग चीज़ों के साथ होता है, स्पोर्ट्स के साथ होगा, क्रिकेट का मैच देख लेंगे वो पूरा, और किसी चीज़ में नहीं बैठेंगे। ओके। तो कभी भी उन्हें, उनकी अगर अटेंशन हम चेक करते हैं बच्चों की, तो इस हिसाब से नहीं करते कि फास्ट मूविंग आइटम के साथ ये अटेंटेड है, तो बाकी चीज़ उसे नहीं इंक्लूड करते हम अटेंशन के लिए। सर बहुत बार ऐसा होता है कि मदर्स के ऊपर काम का इतना बर्डन होता है, जॉइंट फैमिली सेटअप में होते हुए भी नानी दादी बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, 2 मिनट स्क्रीन देख लिया, 10 मिनट स्क्रीन दे दिया। और 10 महीने के बच्चे को, मैंने एक 3 महीने के बच्चे को, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और मैंने देखा कि सामने स्क्रीन चलाकर उसकी दादी और उसके दादाजी शायद बैठे हुए थे, और उसके पेरेंट्स सब लोग डिनर कर रहे थे, और मैं और मेरे हस्बैंड इधर उधर भाग रहे थे बच्चों के साथ, क्योंकि हमने स्क्रीन टाइम वैसे भी ज़ीरो देते हैं, खाने के टाइम पे तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। बट ऐसे एल्डर्स के साथ कैसे टैकल करें, बिकॉज वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या हो गया 10 मिनट दिखा दिया, तुम भी तो देखते हो टीवी। मतलब इस चीज़ सिचुएशन को कैसे टैकल करें बड़ों? देखिए, घर में एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब बड़ों को भी समझना पड़ेगा कि हम सब एक ही बात कहें तो अच्छी बात सीखेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से ही ना बच्चा फिर इरिटेटेड हो जाता है। जो भी आपने एक हाइपर एक्टिविटी पूछा, उसमें भी अगर बच्चा तब भी, मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी हाइपर एक्टिव हो जाएगा, या तो उसे मान लो लॉलीपॉप चाहिए, या तो मान लो उसको पिक्चर देखना है या कार्टून फिल्म खोलनी है, और आप नहीं खोलने दोगे तो वो फिर हाइपर एक्टिव हो जाएगा। या किसी बच्चे में कोई सेंसरी इशू हो, कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसके बिहेवियर डिसरप्शन का। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बिहेवियर डिसरप्ट, मतलब एक नॉर्मल बच्चा बिहेवियर डिसरप्ट करेगा। अब ये आपस में बैठ के अगर हम बात करें, और जैसे जनरली मैं कई बार मदर से कहता हूँ भाई इसकी दादी को भी साथ ले आया करो, एटलीस्ट मेरे कहने का ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। आप कहोगी तो उन्हें फिर नहीं अच्छा लगेगा। ये होता है,
बहुत बार ऐसा होता है कि इवन मतलब मैंने भी अपने घर में बड़ों के साथ बैठ के बात करी है उन लोगों से, इन्होंने भी, मतलब मेरे हस्बैंड ने, हमने आपस में बात की, हम सब सेम पेज पे आए हैं, तो ही हम इस चीज़ को लेके सक्सेसफुल हैं कि हम बच्चों को जंक नहीं देते और हम स्क्रीन टाइम 0 रख पाते, क्योंकि सब लोग घर में बड़े भी और हम भी सेम पेज पे हैं। एक चीज़ पूछनी थी कि क्या जैसे ये जंक आइटम्स होते हैं, कैंडीज़ हो गई, कलरफुल कैंडीज़ स्पेशली जिनमें कलर होता है, जिनमें इमल्सिफायर्स होते हैं, जैसे लेसिथिन आप विस्कोसिटी डिक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे फूड में यूज़ होता है। बच्चों के जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें 80% शुगर होता है, या मैल्नूट्रिशन तो होता ही होता है। क्या ये चीज़ें बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ा रही हैं, उनको बिहेवियरल इश्यूज़ को बढ़ा रही हैं? बिल्कुल, ये एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं, इससे एकदम शुगर स्पाइक होता है और उससे एकदम डोपामिन रिलीज होता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। और जिसके अंदर एक टेंडेंसी है, मतलब या जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है या जिसके लिए कंसर्न है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी सही चीज़ें नहीं है। उसमें सभी कहते हैं कि कलरफुली जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं या शुगर वाले, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना दे के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दें उनको। इवन कलर्स का मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, मैंने जब ये कलर्स देखे, क्योंकि हम लोग अपने फूड टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ते हैं, एंड व्हेन आई सॉ दोज कलर्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बैंड है, वो इंडिया में फ्रीली अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। वो जो बोलते हैं ना, मटर मिल रहा है, हरी मटर मिल रही है, और ये कैंडीज़ मिल रही हैं, इमली मिल रही है, ये सब में इतना ज़्यादा, वो लाल कलर की तो इमली होती ही नहीं है, उसमें वो रेड कलर डालते हैं, इट्स वेरी वेरी हज़ार्डस फॉर किड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि सर कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं जो उनके मन को भी शांत रखे, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम को भी डिक्रीज करे? देखिए, जहाँ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे वॉलनट है, सैल्मन फिश है, फ्लैक्स सीड्स हैं, दे आर रियली गुड फॉर ADHD चिल्ड्रन। एंड लीन मीट्स वगैरह लेना या प्रोटीन ज़्यादा खाना, कार्बोहाइड्रेट कम करना, ये इस तरह की डाइट पे फोकस रहना ज़्यादा अच्छा है ADHD के अंदर। आपको मिलेट्स का क्या रोल लगता है कि डू यू थिंक कि मिलेट्स बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज को भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं अगर हम मिलेट्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस इंक्लूड करें? देखिए, मिलेट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो व्हीट से कम है, तो उसमें एकदम से शुगर स्पाइक नहीं आएगा, और जो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कंप्लीट है, लाइसिन वगैरह मौजूद होता है, व्हीट के अंदर लाइसिन कम है, तो एनी डे मिलेट इज़ अ बेटर चॉइस देन व्हीट। और इट शुड बी डाइवर्सिटी ऑफ द ग्रेन। एक ही, अब क्या हो गया, व्हीट ही व्हीट खाए जा रहे हैं, चाहे वो बिस्किट की फॉर्म में, चाहे डबल रोटी की फॉर्म में, चाहे मैगी की फॉर्म में, तो हम व्हीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फूड तो इवन आई फील दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग दीज बिहेवियरल इश्यूज़, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि अगर बच्चे का शुगर बहुत अचानक से बढ़ा दो तो रेस्टलेस हो जाते हैं, स्लीप टाइम डिस्टर्ब होता है। जैसे 8:30 मेरे घर में नाइट आउट पूरा हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं, बट कभी ऐसा हुआ कि दिवाली का या ऐसा टाइम आता है जब घर में मिठाइयाँ हैं तो एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। एंड आई फील दैट हाइपर एक्टिव या ADHD जो बच्चे होते हैं उनमें स्लीप इश्यूज़ होते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ADHD वाले बच्चों में स्लीप इश्यूज होते हैं, और स्लीप इश्यूज की वजह से भी वो ADHD टाइप का प्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर बच्चा रात को सोया नहीं है तो वो सुबह हाइपर एक्टिव हो सकता है या दिन में हाइपर एक्टिव हो सकता है। इन जनरल छोटे बच्चों में, खासकर 6 साल तक के बच्चों में, जो नाक के पीछे का टॉन्सिल है जिसे एडिनोइड्स कहते हैं, वो अक्सर बढ़ा हुआ होता है, और उन्हें रात में स्लीप एपनिया होता है या रात में सांस नहीं आता, तो उनकी नींद खराब हो जाती है और दिन में वो थोड़ा मिजरेबल बिहेव करते हैं नींद ना आने की वजह से। कई बार हमें मेलेटोनिन की भी मदद लेनी पड़ती है, ये हम उसका प्रिस्क्रिप्शन उस हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। और मैंने नॉर्मल बच्चों को भी रेस्पेरिडॉन दी है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हम पे जो हम बहुत लो डोज में बच्चों के लिए यूज़ करते हैं और उनका वो टाइम गुजारते हैं। सर एक्चुअली दवाइयाँ मतलब सुन के ही मदर डर जाती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर इन लॉ है, वो उनका बेटा सिवियर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो उसको रिजनिया दे रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा वरीड थी कि रिजनिया दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, बट वो बच्चा सेल्फ हार्मिंग लेवल तक आ चुका था। तो आपको क्या लगता है कि ये दवाइयों का कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है या डोसेज इतनी कम होती है कि कुछ प्रॉब्लम, या बच्चे के हिसाब से दी जाती है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो जज करना पड़ेगा, बीमारी का ज़्यादा है या दवाई का ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, ये मेडिसिन के साथ है ही, उसके इफ़ेक्ट्स के साथ साथ उसका जो जजमेंट है साइड इफ़ेक्ट्स से भी होता है। बट जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जब वो दवाई देते हैं तो वो जानते हैं, और वो उस डोज में नहीं देते कि उससे उसे कोई नुकसान हो जाएगा।
एंड दे आर नॉट देयर टू हार्म द चाइल्ड और टू हार्म Definitely. एनीवन। यही चीज़ मैं उसको बोल रही थी कि भरोसा रखोगे तभी ट्रीटमेंट आगे नहीं तो बढ़ वो पाएगा। बच्चा अगर रिस्निया नहीं ले रहा और उसे रिस्निया की ज़रूरत है तो वो और ऑलरेडी ख़राब हो रहा है और जो सेल्फ हार्म भी करने लगा उसे, मतलब आप इस तरह से ना लोग अटके रहते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते और या मीठी दवाइयों की तरफ चल देते हैं, मतलब वो सही अप्रोच नहीं है। पहले तो आपको ही खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा। जब आप एजुकेट अपने आप को कर लेते हो बच्चे के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, ओनली देन यू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू ट्रीट इट। अगर आप उसमें बाधा बने रहोगे, आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको खुद पहले एजुकेट करना चाहिए अपने आप को, इसकी प्रॉब्लम है क्या। मुझे सर एक और चीज़ पूछनी थी, मान लीजिए कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है या फिर से फॉर एग्जांपल उसको ADHD है, तो हम लोग घर को कैसे बच्चे के हिसाब से फ्रेंडली बना सकते हैं? एक तो टोटल डीक्लटरिंग होनी चाहिए कि बार बार स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे इधर कार पड़ी है, इधर प्लेन पड़ा है, इधर ड्रम पड़ा है, तो बच्चा कभी उसे देखेगा कभी उसे बजाने चल देगा तो कुछ भी नहीं सीखेगा। मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप इसको एक टॉय रखो, जब वो बिल्कुल ही टूट जाए या फेड अप हो जाए तब दूसरा टॉय दो, वरना बच्चा स्टिमुलेट होता रहेगा और कुछ भी नहीं सीखेगा। ओके। एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि मतलब जो थोड़ा सा मॉडरेट ADHD का बच्चा था, उसे एक ऑडियो टेप सुनाई गई और उसमें जो वर्ड्स चल रहे थे, तो जैसे उसमें बोला कि जहाँ इसके अंदर ये गुड वर्ड आए तो तुम्हें उंगली उठानी है, तो उसे गुड ही नहीं पता चला। तो उनका फोकस इतना डिफेक्टिव होता है, वो लैंग्वेज भी नहीं जानते ढंग से, और आप उन्हें और डिफेक्टिव कर दें, उसे इतना स्टिमुलेटेड कर दें, उसके बेडरूम में भी टीवी लगा हुआ है, फादर आ रहे हैं रात में वो टीवी देख रहे हैं, तो वो स्टिमुलेटेड ही रहेगा। तो आपको पूरा घर डीक्लटरिंग ख़त्म करनी पड़ेगी और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा कि इस समय खाना खाना है, इस समय नहाना है, इस समय सोना है। जब वो एक रूटीन बन जाता है तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं, उसे पता होता है कि अब मुझे खाना मिलेगा, अब मुझे नहाना है, मुझे पढ़ना है, अब मुझे खेलने जाना है। तो उसका काफ़ी शेड्यूल फिक्स करने से उसे काफ़ी फ़ायदा होगा। इवन सर मुझे ये पूछना था कि अर्ली स्लीप टाइम का मतलब, अगर बच्चे को आप 9 बजे के पहले सुला दो या फॉर एग्जांपल 8 o'clock के पहले सुला दो, इसका फ़ायदा होता है बच्चों की बिहेवियरल इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए? देखिए, जो एक छोटे बच्चे होते हैं उनकी जनरली स्लीप टाइम है 10 से 12 घंटे का होता है, तो वो तो आपको अचीव करना ही चाहिए। और जैसे ही वो 3.5-4 साल का हो जाता है, स्कूल भी जाना होता है और सारे स्कूल सुबह सुबह खुलते हैं, तो उसके लिए उसे सुबह जल्दी उठना होता है, तैयार भी होना होता है, ब्रेकफास्ट ये वो, तो इसलिए उसे 8-9 बजे का सुलाना बहुत अच्छा है। उसका कॉग्निशन अच्छा रहेगा जितनी अच्छी स्लीप आएगी। बिकॉज मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, जैसे मदर्स हैं वो लेट नाइट तक, जिनका US का शिफ्ट है, 11 बजे 12 बजे तक उनका काम चल रहा है, बच्चे भी उन्हीं के साथ 11-12 बजे तक उठ रहे हैं, तो ये शेड्यूल क्या मतलब बच्चे को इन द लॉन्ग रन नुकसान कर सकता है? बिल्कुल लॉन्ग रन नुकसान ही करता है। एक्चुअली क्या है, पेरेंटिंग एक बड़ा, मतलब किसी को आती तो है नहीं पेरेंटिंग। एक लड़की होती है, उसकी शादी हुई, शादी होके जब उसके बच्चा होता है तो वो माँ बन जाती है, वो अचानक से ट्रांजिशन हो जाता है, तो उसने कोई पेरेंटिंग समझी नहीं होती और फिर पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। जैसे आजकल नेट आने से, स्क्रीन आने से बहुत कुछ ही चेंज हो गया। बच्चे कम हो गए, जॉइंट फैमिली की जगह मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, तो बहुत कुछ चेंज हो गया है और माँ को कुछ पता ही नहीं होता। वो कुछ अपना जो पुरानी यादें हैं उन्हीं के हिसाब से चल रही होती है, जैसे उसकी मदर ने उसके साथ करा होता है या जैसे किसी बड़ी लेडी ने कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि एक साइंटिफिक अप्रोच ज़रूर होनी चाहिए, एंड आज के टाइम पे जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। देखिए, जो सबसे इसका इजी इंटरफेस है वो बच्चों का डॉक्टर है और वो एक्सपीरियंस भी हो ही जाता है। हालांकि वो भी पेरेंटिंग नहीं पढ़ता है, बट वो पेरेंट्स से बात करते करते काफ़ी डायनेमिक समझने लगता है। बट पेरेंट्स उसके पास जाते ही सिक केयर के लिए, उल्टी हो गई तो डॉक्टर के पास चले गए, तब उससे जिक्र करेंगे। जबकि वेल बेबी चेकअप एक परमानेंट अफेयर होना चाहिए कि आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, तब आप डॉक्टर के पास गए। जैसे मैंने अपने क्लिनिक पे आइस चेकअप और सब कुछ करते हैं हम, तो वो है ही हॉलिस्टिक अप्रोच। आई एम नॉट सिटिंग देयर टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड, ये सब तो वायरल वो तो सर मैंने देखा कि आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं जो बच्चों को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, डेंटिस्ट हैं बच्चों के दांत के लिए, साइकोलॉजिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, आइज का चेकअप हो रहा है, बच्चों का हाइट का पैरामीटर, एंड आई थिंक बच्चों के ओवरऑल वेलबींग को चेक करना, इतना फास्ट मूविंग लाइफ है कि कुछ ना कुछ मिस हो जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 80% लोग तो कफ कोल्ड फीवर के लिए आते हैं हमारे पास, और जबकि मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता और ना मैं चाहता कोई इसलिए आए।
अब तो खैर मैंने एक और स्टेप आगे लेके अपना एक जूनियर डॉक्टर ही रेडी कर दिया जो बहुत कम फीस में लोगों को 24 घंटे कवर देता है, वीडियो कॉल पे भी देख लेता है। अब हमारे पास आप इन प्रॉब्लम के लिए आगे जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा ले ही नहीं पाते, क्योंकि आप वैसे आओगे नहीं जब वो वेल बेबी होगा। अब मैं बार बार कहता हूँ तो कुछ लोग एज ए वेल बेबी चेकअप आते हैं और फिर उन्हें फ़ायदा भी होता है। मैं मनस्विनी को ज़रूर लेकर आने वाली हूँ आपके पास, बिकॉज लकीली मेरे दोनों बच्चों को कोल्ड का फीवर भी बहुत रेयरली होता है, एंड स्पेशली अविराज, वो तो मुझे लग रहा है 2.5 साल का जब हुआ था उसे फर्स्ट टाइम फीवर हुआ था, बस वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास वो जाता था। इतना ज़्यादा उसका इम्यूनिटी अच्छा है। तो एक बार कोविड में आपके पास लेकर भी आए थे हम लोग, कोविड के साइंस दिख रहे थे, तो आपने उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी रेकमेंड किया था, जिसकी इंपॉर्टेंस हमने बाद में रियलाइज़ करी, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी, बट आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दिया उसको। तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हाँ, बाद में कि हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। और बच्चा कोविड के टाइम पे, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम पे अगर वो न्यूट्रिएंट्स मिले होते बच्चों को तो बच्चों को प्रॉब्लम कम हुई होती। बिल्कुल राइट। नहीं, आपका न्यूट्रिशन पे काफ़ी अच्छा फोकस है, और जो आप डाइवर्सिटी के साथ उन्हें फूड दे रही हो इसलिए भी बच्चे आपके बेटर हैं। जनरली नहीं तो लोग बाहर का स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं, वो कहते कुछ भी रहे हैं, सभी बच्चे बाहर खाते हैं, और जोमेटो के आने से तो खुद ही बच्चे अपने घर के में ऑर्डर दे के सामान मंगाते रहते हैं। सर एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे अगर कोई चाइल्ड हाइपर एक्टिव है और क्या बोलते हैं उसमें पेरेंट्स का, एज पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का, या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल है, वो लोग कैसे बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए कि कि मदर को एक रूल पता हो कि हाँ ये चीज़ें तो मुझे ऐसी ही रखनी है, जैसे आपने रूटीन बताया बच्चे के लिए। अब दादी का जो मसला है ना, दादी को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो मतलब एक एजुकेशन का भी फ़र्क है, उन्होंने कोई पढ़ाई भी नहीं करी हुई, और उन्हें ना बात बात पे उसके फादर का बचपन याद आता है, और छोटी मोटी शैतानियों से उसे कोरिलेट करके कह देते हैं इसका फादर भी ऐसी था। अब उन्हें ये ना एक फैमिली मीटिंग हो या डॉक्टर के साथ मिलना हो तो वो समझें थोड़ा, क्योंकि जब डॉटर इन लॉ कुछ कहेगी तो वो नहीं समझ में आएगा। उनमें दोनों में हमेशा एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ही रहने वाली है। अब ये तो एजुकेशन के साथ ही आ सकता है, पढ़ के और उसे बात करके। इसका कोई एक सिंपल फार्मूला है, सेंटेंस नहीं कि बहू जाके कह दे जी डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो कहें डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है कि डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, कहते रहते हैं। ये चीज़ है। सर एज पेरेंट्स हमें क्या मतलब आप क्या टिप्स दे सकते हैं कि हम लोग ऐसा घर में कंडीशन बनाएं कि बच्चा हाइपर एक्टिव की जगह थोड़ा एक स्लो चाइल्डहुड लीड करे? मतलब देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो एक ना बच्चे की एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जाए, बाउंड्रीज बनाई जाए। बाउंड्रीज का मतलब 15 मिनट के लिए मोबाइल मिल रहा है तो 15 मिनट के लिए मिल रहा है, एंड मदर शुड बी फर्म। फिर उसमें मदर वो कितना डांस हो, फिर वो उसमें बिना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के, बिना डांटे मारे वो मोबाइल लेके रखते, उसे बंद कर दे। तो कुछ दिनों में जो भी डिसरप्शन होता है वो 4-5 डेज होता है, फिर धीरे धीरे बच्चा सेट हो जाता है। और एक अटेंशन स्पान को भी समझना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जनरली एक ग्रॉस सा फार्मूला है, जितना 2 साल का बच्चा तो उसका 3 मिनट का अटेंशन स्पान होएगा, 5 साल का बच्चा तो 6 मिनट का होएगा, 9-10 साल तक के बच्चे का अटेंशन स्पान इसी एज के हिसाब से चलता है। और ऐसे ही अगर आप कभी ध्यान दो तो उनके लेसन भी ऐसे ही बनाए गए बुक के कि ये 5 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, ये 4 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। ये तो जब 9-10 साल के हो जाते हैं बच्चे तब 30-30 मिनट वाले लेसन बनते हैं किताबों में। कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसके पीछे पूरी साइंस है। हाँ, एनईपी गाइडलाइंस जो है वो इसी हिसाब से कि बच्चे का कितना अटेंशन स्पैन है, उसी हिसाब से वो होता है। तो बच्चे के अटेंशन स्पान को भी दिमाग में रखना है। वो जो डिसरप्शन कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए कर रहा है। अब आप उसमें रिएक्शन ज़बरदस्त पेश करोगे तो उसका भी फिर एक रेस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आप उसमें काम डाउन रहोगे तो भूल जाएगा वो। मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि एक बार को थेरेपीज़ का नाम सुन के मदर्स बहुत डर जाते हैं कि थेरेपीज़ देनी पड़ेंगी बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो गया, ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि थेरेपीज़ करानी चाहिए? क्या थेरेपीज़ बच्चों को हेल्प करती है? होम थेरेपीज़ की तरफ जाना चाहिए या डॉक्टर से गाइडलाइंस लेनी चाहिए कि हमें घर में क्या क्या करना है? जैसे कुछ सिंपल जिम बॉल एक्सरसाइजेज हो गई या सिंपल जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है वो घर पे ही करनी चाहिए अगर बच्चा माइल्डली अफेक्टेड है, या क्या करना चाहिए? बिकॉज थेरेपी इज़ अ बिग वर्ड
और सारे मदर्स डर जाते हैं इस वर्ड को सुन देखो के। मुझे ये लगता है कि जो थेरेपी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट हार्मलेस है ब्रॉडली। बट आई प्रेफर होम थेरेपी, या फिर थेरेपी वाली जगह ऐसी होनी चाहिए। एक तो बच्चों पे आजकल टाइम भी कमी है कि जहाँ वो उसी के जैसे बच्चे आ रहे हो। अब उसमें बहुत बीमार बच्चा है या बहुत ही डिसेबल्ड बच्चा है तो वो उसके साथ तो उल्टा हो जाएगा, मतलब उसका भी जो मॉरल है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा कि मैं भी ऐसे हूँ। उसे इवेंचुअली ये लगने लगेगा और मदर को लगने लगेगा। या तो सब वहाँ एक जैसे बच्चे हों, सब अच्छे, मतलब जो मॉडरेट या माइल्ड प्रॉब्लम वाले हों, उसे आप सीवियर प्रॉब्लम वाले के साथ नहीं करा सकते। इट इज़ बेटर कि आप थेरेपिस्ट से होम प्लान लें, सेंसरी इंटीग्रेशन समझा घर पे करें। या अभी फिर रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनानी शुरू करी हैं और रोज़ हम डाल भी रहे हैं जय तारा चैनल पे। वो भी पेरेंट्स के लिए एक अच्छा टूल साबित होंगे आने वाले समय में। मुझे एक और चीज़ पूछना था, जैसे कुछ थेरेपिस्ट होते हैं वो जो 1-on-1 करते हैं, और कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं वो मिक्स ग्रुप लेते हैं। मतलब तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में थोड़ा डिविएशन है, थोड़ी हाइपर एक्टिविटी है, तो आपको वो ग्रुप प्रेफर करना चाहिए या 1:1। 1:1? ओके। एंड फॉर क्योंकि ग्रुप उसमें ना जाके बच्चा और ज़्यादा सोचने लगता है, फिर वो स्टिमुलेट होता रहेगा, दूसरा बच्चा कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है। ओके। एंड जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ ऐसे होता है ना, कुछ बच्चों में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्पीच है, कॉग्निशन अच्छा है, बट सोशलाइज नहीं कर रहे, तो उन बच्चों की ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए क्या सजेशन है? उनको ग्रुप में कहाँ कैसे एक्सपोज कर सकते हैं हम लोग? वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हो जाता है। जैसे अभी हमने एक वीडियो बनाई है बिंदिया चमकी, कुछ ऐसी मैंने नाम रखा है। तो वो सब उन्हें ना धीरे धीरे उनका सेंसरी इंटीग्रेशन होता है। तो उसमें थेरेपिस्ट की भी एडवाइस है, डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। और आप अच्छा बच्चों का ना बिहेवियर थोड़ा ऐसे बच्चों का जो सोशली एक्टिव नहीं, वो अपने घर में तो जब फैमिलियर हो जाएंगे तो डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। एक नए एनवायरनमेंट में जाके थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं। एक टर्म है सिलेक्टिव म्यूटिज्म, वो बोलेंगे नहीं वहाँ जाके। बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हो जाता है। जहाँ आपको ऐसा लगे तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और उसे फॉलो कीजिए। सर स्पोर्ट्स बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है क्या? उनकी एनर्जी को चैनलाइज करता है स्पोर्ट्स? 100% करता है। देखिए एक्सरसाइज और फूड ये हमारे ब्रेन की बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं या खेल प्रॉपर रहे हैं तो उससे जो खुशी मिलती है वो ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया डोपामीन है। ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बड़े अच्छे से सेटल होते हैं। हमारा न्यूट्रिशन अच्छा है तो भी हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। ब्रेन के लिए तो बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स। एंड आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि बच्चों की हम एनर्जी को ऐसे चैनलाइज करें कि वो एक काम मोड में रहे, हाइपर एक्टिविटी आने के चांसेस कम हो, बच्चा कम से कम स्टिमुलेट? मुझे लगता है कि हर बच्चे को ना बहुत सारी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक्सपोज करना चाहिए, और जिसमें उसका मन रमता हो, चाहे वो स्केटिंग हो, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, उसको उसी का एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करा जाए। और जब वो बच्चा उससे बोर होने लगे तो उससे स्टेप अप कर दिया जाए। जनरली क्या होता है कि वो एक ही लेवल चलता रहता है बच्चे का, तो वो फिर उसमें फेड अप होने लगते हैं। एक लेवल से मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे अविराज ने 2 इयर्स की एज पे लिखना स्टार्ट कर दिया था, वो प्रॉपर ड्रॉ कर लेता था। आज मैं मनस्विनी को देखती हूँ तो मुझे डिफरेंस नज़र आता है कि उसने बहुत जल्दी कर लिया था, क्योंकि मैं उस टाइम कोविड के टाइम में और बच्चे देख भी नहीं रहे तो ना मुझे पता था। तो हम उसको देते रहे, वो लिखता रहा। वो एक टाइम पे राइटिंग से इतना ज़्यादा बोर हो गया था कि वो अपनी क्लास में कॉपी में लाइन पे लिखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हमने उसको अलग अलग चीज़ें एक्सपोज ही नहीं करी, सिर्फ उसको पेन देते रहे, जो उसका मन करता रहा, तो चैनलाइज हम नहीं कर पाए उसकी एनर्जी को। देखो बहुत से बच्चे ना दीज आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊँ, एक बच्चा सपोज मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कुछ खेल रहा है, उसे एकदम एक रंगीन गुब्बारा नजर आया, तो हो सकता है वो गिफ्टेड बच्चा सोचे कि ये तो हॉट एयर बैलून है, मैं इसे पकड़ के चला जाऊंगा, वो उसकी दुनिया में खो गया। तो ये ADHD नहीं है, ये हाइपर एक्टिव चाइल्ड नहीं है। हो सकता है वो अपना ग्लव्स ही भूल जाए वहाँ। दिस इज़ कॉमन। और ऐसे ना हर बच्चे में कुछ भगवान ने स्पेशल दिया है। ये अलग बात है उसकी माँ या फादर उसे समझ पाए ना समझ पाए, उसे कैपिटलाइज करे ना करे। सर एक टर्म मैंने सुना, सिनेप्टिक प्रूनिंग इसको कहते हैं, कि आप जब पैदा होते हो तो आप में बहुत सारे स्किल्स होते हैं, धीरे धीरे वो सिनेप्टिक प्रूनिंग होती रहती है, वो स्किल्स लूज़ करते रहते हैं। मुझे लगता है शायद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सच में उसमें प्रूनिंग होती ही नहीं है खुद से, वो गिफ्टेड होते हैं। जैसे मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि तुम 10 साल की एज में स्टेट खेल रहे थे, तुम्हारे पास तो घर में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं था कि कोई क्रिकेटर हो, तुम्हें कोई ऐसा स्टिमुलेशन नहीं मिला, यू वर अ गिफ्टेड चाइल्ड इन दैट वे।
तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं चाहिए बच्चों के साथ. जस्ट गो विद द फ्लो एंड फॉलो योर चाइल्ड. मैं कहता हूँ नंबर 1 की जो पोजीशन है हर ब्रांच में, हर स्पेस में, हर आर्ट में खाली है. तो जिसको जो अच्छा लगता है उसे वही करने देना चाहिए. अब उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई के चक्कर में ट्यूशन्स पढ़ा के, मतलब अब मुझे नहीं लगता कि ट्यूशन्स में टाइम वेस्ट करना चाहिए. ट्यूशन पढ़ाई है. अगर आपका बच्चा हिंदी में, आजकल बच्चे हिंदी में बहुत कमज़ोर फील करते हैं. हाँ, करते हैं. तो आप उनसे पहली क्लास की ट्यूशन पढ़ाइए कि वो हिंदी का बेस मजबूत हो. ना कि हिंदी के लिए आपने एक बैसाखी दे दी कि इसके सारे धीरे धीरे वो आगे बढ़े. आप उसका बेस कमज़ोर करो, रूट कॉज पे काम करो, तो बच्चा अच्छा करेगा. और जितना बच्चा इंडिपेंडेंट होगा उतना वो आगे बढ़ेगा, और जितना वो डिपेंडेंट होगा उतना वो कम आगे बढ़ेगा. मुझे ऐसा भी लगता है कि सब लोग आज के टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि हम नहीं चाहते हमारा बच्चा टॉपर हो, हम बहुत ईजी गोइंग है. बट व्हाट आई ऑब्जर्व इज़ कि 10 क्लासेस में एनरोल कर देते हैं बच्चों को, और शायद बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है इस वजह से. उनका इतना फास्ट मूविंग लाइफ है कि 4 साल की एज में फोनिक्स आना चाहिए, और बच्चा 5 साल का हुआ तो स्विमिंग तो आ ही जाना चाहिए तब तक. अगर 6 साल का हो गया और आपका बच्चा सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर रहा है तो वो पीछे जा रहा है. और मुझे लग रहा है कि आई पर्सनली फील दैट आर दीज थिंग्स मेकिंग द चाइल्ड मोर रेस्टलेस एंड हाइपर एक्टिव. हाँ, अप टू सम एक्सटेंड इट इज़ ट्रू. और ऐसे ना, अब सब बच्चों की कंडीशन अलग है, सबकी पेरेंटिंग अलग है, सबकी फाइनेंशियल स्टेटस अलग है. तो आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए. अब एक बच्चा कुछ खा रहा है तो कि इस पे हमारे पास ये नहीं है. वो कहीं पढ़ने जा रहा है तो ये एक ट्रेंड हो गया कि पूरी उसकी फ्रेंड के बच्चे एबस्कस ही कर रहे हैं. मुझे नहीं समझ में आता ये ब्रेन इतना इसे काम डाउन रखना, ये अपने आप रास्ता बनाता है. इवन स्कूल्स का भी मुझे लगता है, जब मैं एडमिशन करा रही थी विराज का, तो मेरा एक क्राइटेरिया था कि स्कूल स्लोप बेस्ड होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे सिटी में, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बट वो स्कूल नहीं है जिसके पीछे सारे पेरेंट्स यहाँ पे मेरठ में भाग रहे हैं. तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम उतना ही फीस पे कर रही हो, इनफैक्ट तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर रही हो, तुम क्यों वहाँ भेज रही हो, व्हाट्स द फ्यूचर, उसके बाद कैसे वो क्लास 1 में उसको कहाँ एडमिशन मिलेगा. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वहाँ डालने से उसका थोड़ा एनर्जी चैनलाइज हुआ. देखिए, स्कूल का ना थोड़ा असर तो है, क्योंकि स्कूल की जो आपके साथ के बच्चे हैं वो कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इतना इफेक्ट नहीं है. मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और ठीक ठाक सक्सेसफुल हो गया. हाँ, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि स्कूल को लेके पेरेंट्स इतना ज़्यादा इस समय लोड ले रहे हैं, और वो सारा प्रेशर बच्चों के ऊपर आ रहा है. हम जो टेंशन लेते हैं, मुझे लगता है कि वो बच्चों में रिफ्लेक्ट होता है. आपको क्या लगता है कि बहुत बार बच्चा इसलिए रेस्टलेस है क्योंकि पेरेंट रेस्टलेस है? इज इट ट्रू? एग्जैक्टली. और फिर पूछ रहे होते हैं कि इसे ICSE से हायर सेकेंडरी कराएं या CBSE से कराएं. पहले उन स्कूलों में डलवाते हैं ज़बरदस्ती, फिर उनसे निकालने के लिए चलते हैं. ज़्यादा बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है. ह्यूमन ब्रेन इतना बढ़िया है, जैसे पानी है ना, जहाँ कुछ जगह मिलती चला जाता है. ब्रेन है, अगर ये हेल्दी रहता है तो अपना रास्ता खुद बनाता है. सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. मैं पेरेंट्स को बस एक शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि सर ने क्या बोला. सबसे पहले कि आपको सबसे पहले अपना बिहेवियर रेगुलेट करना है. सारे पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को सेम पेज पे रहना है घर पे. बच्चों का एक अच्छा सेट रूटीन होना चाहिए. आप बच्चे को खाने में क्या दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई चीज़ वंस इन अ वाइल नहीं होती जिसमें कलर्स है, लेसिथिन है, एमल्सीफायर्स है. वो चीज़ बच्चों को जितना हो सके अवॉइड करो. Too much toy is not too much love. It is actually creating too much clutter in your child's life. तो जितना कम से कम हो सके उतना बच्चे को आप दीजिए. कोई स्कूल्स के लिए लड़ाई नहीं करनी है. आप जहाँ भी जाओगे, बच्चे का जो कैलिबर है इस तरीके से वो वहाँ पहुँच ही जाएगा कभी ना कभी. 10 एक्टिविटीज़ में एनरोल करने की बजाय बच्चे का आप स्किल देखो कि कहाँ पे वो है. हर बच्चा जो अभी सोशलाइज नहीं कर रहा है वो कोई ADHD का बच्चा नहीं है. धीरे धीरे बच्चा अपने हिसाब से सोशलाइजेशन सीख जाता है. कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे लेट से करते हैं, तो वो भी सीख जाएगा. आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चे की स्किल देखनी है, क्या उसका स्किल सेट है, कहाँ वो अच्छा है, और वो चीज़ पे आपको काम करना है. तो आप क्विकली सर के साथ एक रैपिड फायर कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि... इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा. हाँ, बोलिए सर. कि आप एक सीनियर बच्चों के डॉक्टर को हाँ वेल बेबी चेकअप के लिए जरूर लेके जाएं. बीमारी में नहीं, बीमारी में तो किसी को भी दिखाओ, बट फॉर वेल बेबी चेकअप, मतलब कम से कम साल में 2 बार या 3 बार आप अपने बच्चे को लेके जाएं तो आपको फ़र्क दिखेगा. फिर अब अदरवाइज तो आप बीमारियों में ही उलझे रहेंगे. ट्रू. तो अब हम सर के साथ एक क्विक रैपिड फायर करते हैं ताकि रैपिड फायर में अलग से सेव करो और आपके पास ये क्विक इन्फॉर्मेशन रहे. सर, व्हाट डू यू थिंक, फूड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स वेल बीइंग, और कुछ भी दे दो तो चलता है?
नहीं नहीं, फूड हैज़ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट रोल। व्हाट डू यू फील कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज को हमें सीरियसली लेना चाहिए या फिर इजी गोइंग? नहीं नहीं, हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वो धीरे धीरे एक्युमुलेट हो जाती है और वो अल्टीमेटली पर्सनैलिटी पे भी और सभी चीज़ों पे फ़र्क डालती है। स्क्रीन टाइम और आउटडोर टाइम? आउटडोर टाइम, फ्री प्ले टाइम शुड बी देयर। बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए पेरेंट को उसका स्किल खोज के निकालना है या फिर उसको मल्टीपल एक्टिविटीज़ में डाल देना है? नहीं नहीं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में नहीं डालना। जो चीज़ बच्चा ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हो उसे स्टेप वाइज इम्प्रूव करना है। जैसे बच्चा पेंटिंग में इंटरेस्टेड है तो आप उसे पेंटिंग ब्रश, कलर्स, वो जैसे ही वो एक चीज़ में एक लेवल पे पहुंच जाए तो उससे बेटर चीज़ें दो, आप उसे उसकी बेटर शीट दो, बेटर टीचर दो, बेटर सब कुछ दो। ओके, इज शुगर अ बिग 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 नो और इन मॉडरेशन इज ओके? शुगर शुड बी बिग बिग नो एज ए बच्चा भी, और फिर वो यही बच्चा जब शुगर के एडिक्ट हो जाता है तो बड़े होकर उसे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वेट जो बढ़ना है वो दिस इज़ हार्मोनल, दिस इज़ थ्रू इंसुलिन। तो आप अगर शुगर कम खाएंगे तो अच्छा है, शुगर ना ही खाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि हिडन शुगर सब चीज़ों में ना, दूध के अंदर लैक्टोज भी शुगर है। ट्रू। सर आपको क्या लगता है कि हाइपर एक्टिव बच्चा विद टाइम ओके हो जाएगा या फिर उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए तभी वो ओके होगा? हाइपर एक्टिव चाइल्ड अगर वो ADHD में नहीं फिट बैठ रहा है, अगर वो उसका DSM-5 के क्राइटेरिया के हिसाब से ADHD नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे 5 इयर्स के बाद सही हो जाते हैं। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, देखिए 3 जो हमारी ब्रेन के ऑर्गन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया। जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो बच्चे डिफरेंट हो जाते हैं। पहले मैं जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी 30 ईयर्स से वो, तो मुझे लगता था कि घर में दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है तो पहला वाला बच्चा शरीफ हो जाता है, ठीक हो जाता है। बट ग्रेजुअली आई रियलाइज इट इज़ नॉट द फैक्ट। फैक्ट इज़ वो बच्चा बड़ा वाला 5 इयर्स का हो जाता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेटर बिहेव करने लगता है, वो रीजनिंग आ जाती है उसमें, उसको ये रिपरकशंस पता चल जाते हैं। जो वो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम बच्चों को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता? क्यों नहीं करता, सब इफेक्ट करता है। अगर पेरेंट्स उससे ग्लू रहेंगे टीवी से तो आप बच्चे को कैसे चेंज करोगे? और टू मेनी टॉयज, टू मच लव? नो नो, टू मैनी टॉयज इज़ नॉट ट्रू लव। ये तो एक टॉय देना चाहिए, और टॉय भी ऐसा होना चाहिए अगर वो टाइम के साथ बच्चा डिफरेंटली यूज़ करे। जैसे मैं ब्लॉक्स बहुत एंडोर्स करता हूँ कि जो एक छोटा बच्चा उस ब्लॉक से कुछ और बनाएगा, और बड़ा हो रहेगा तो कुछ और बेटर बनाएगा, उसमें इनोवेशन भी कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक, बेस्ट स्कूल और बेस्ट फिटेड स्कूल बच्चे के हिसाब से? बेस्ट फिटेड स्कूल, जिसमें ये नहीं, बेस्ट स्कूल की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप जो अब मान लो एक बहुत बढ़िया स्कूल में करा दिए, 1.5 घंटा जाने में ही लग रहा है, चाहे वो 15 किलोमीटर है, वो बस से टापते टापते जाएगा, वो 10 जगह रुकेगी बस, और 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में उसका वेस्ट कर दिया आपने। आप नियरेस्ट स्कूल में कराओ जहाँ आप आराम से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट ही है। मदर के साथ और या फिर फादर के साथ 1-on-1 टाइम या फिर टू मेनी एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज? 1-1 टाइम विदाउट मोबाइल, 10 मिनट 15 मिनट, और उसमें भी पेशेंट लिसनिंग होनी चाहिए। कई बार जब बच्चा कुछ बोलता है तो माँ समझ जाती है क्या कहना चाह रहा है, उसको बोलने का मौका नहीं देती, फिर वो एकदम से जजमेंट दे देगी। और मैं कहता हूँ अगर आपने बच्चे से कुछ पूछा है और बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, कई बार बच्चे ना चुप हो जाते हैं, वो चुप नहीं होते, वो उसका जवाब खोज रहे हैं, उसके पास उतने शब्द नहीं है, वो उसे वेट करो, मे बी ही मे टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स, बट देगा जवाब वो। ग्रैंड पेरेंट्स से लड़ाई करनी है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कशन करके उनको सेम पेज पे लेके आना है। ग्रैंड पेरेंट्स से बैठ के सेम पेज पे लाना है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप वेल बेबी चेकअप के लिए अगर जाएंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होगा, वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। ट्रू। हमारा जो वर्किंग टाइम है, जैसे मेरे अंडर में 20-25 बच्चे तो हमेशा ही एडमिट होते हैं, 30 भी हो जाते हैं, तो 30 फैमिली से तो मैं वहाँ मिलता हूँ, और 40 और जो रिपीट होके आते हैं 70-80 से वहाँ, तो 100 पेरेंट्स से मैं तकरीबन रोज़ ही मिलता हूँ, और ऐसे ही सभी डॉक्टर मिलते हैं, तो वो दे नो इंट्रिकेसी ऑफ द रिलेशनशिप और बिहेवियर। वेल बेबी चेकअप की इम्पोर्टेंस 6 साल से नीचे ज़्यादा है या फिर? वेल बेबी की इम्पोर्टेंस जो है पैदा होते ही शुरू हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ 15 दिन बाद आना है। जैसे अभी एक बहुत अच्छी फैमिली का बच्चा था यहाँ, उसका वेट गेन ही नहीं हुआ, जो कि हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स में हर महीने वेट गेन होता है, बहुत बढ़िया, और वो बच्चा 3 kg का पैदा होकर 2.8 kg का रह गया, और माँ को नहीं पता चल पाया, एंड शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट मदर।
जब वो मेरे पास आए तो उसका वो फीडिंग ही प्रॉपर नहीं जा रही थी, तो वो आपको वेल बेबी चेकअप से ही पता चल सकता है। ओके, सो शॉर्टकट में आप सबको पता चल चुका है कि सर ने क्या बोला। प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करो। एंड हाइपर एक्टिविटी जो है, बच्चों को लेबल करने के पहले आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट करो, क्योंकि जितना आप रेगुलेटेड रहोगे उतना आपका बच्चा रेगुलेटेड रहेगा। ये तो मैंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आपका बच्चा जो होता है वो आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होता है। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज व्हेन आई एम एजुटेटेड एज अ मदर, आई हैव सीन कि मेरे बच्चे जो दोनों डिफरेंट एजेस के हैं, दोनों में मुझे डिफरेंट वे से एक एजुटेटेड बिहेवियर दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड आपका बच्चा अपने आप ही रेगुलेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे 2 बातें कहनी है सर। हाँ प्लीज़ सर। एक तो जो बच्चा स्कूल में जाके वेल बिहेव्ड है, ही इज बिहेविंग लाइक एन एंजल, उसको ADHD नहीं है। दूसरा, जो बच्चा टीवी पे ग्लू है, वीडियो गेम पे ग्लू है और मतलब उन्हीं चीज़ों में 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता है और बाकी कुछ नहीं कर पा रहा है, हर चीज़ों में वो नेगेटिव चल रहा है, तो वो ADHD हो सकता है। तो आप ये ना सोचें इसमें फोकस का, इसका फोकस बढ़िया है, वो फास्ट मूविंग चीज़ों के लिए बढ़िया है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग उलझ के, मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं ना कि वो ABCD बोल रहा है, उसको सारा A फॉर B फॉर पता है, फोनिक्स पता है, बट बेसिक कम्युनिकेशन, अगर बच्चा आपके आके बाल खींच रहा है वो कम्युनिकेशन है, आपको तंग कर रहा है वो कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आपके सामने बैठ के सिर्फ ABCD कर रहा है, दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन, वो सिर्फ स्पीच आ गया है। ये डिफरेंस पेरेंट्स को समझना पड़ेगा मुझे लगता है। उसके लिए ना जब आप वेल बेबी चेकअप में जाते हैं तो हम जैसे लोग उन्हें ना बच्चों की एक्टिविटीज़ है, कैसे वो मूव कर रहा है, और मैं तो खासकर टॉयज़ भी देता हूँ, तो मुझे टॉयज़ की रिएक्शन से पता चल जाता है कैसे कर रहा है बच्चा। ये टॉपिक एंडलेस है एंड मुझे लगता है कि सर हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके बारे में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड, क्योंकि मैं सर से टच में रहती हूँ। आई विल कीप मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं सर से लेके आप सबके पास पहुँचा सकूँ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उनको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जितने साल के हम मदर्स हैं उतने साल का सर को एक्सपीरियंस है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए with all his learnings. And thank you sir for joining us. Thank you for giving us all the information. Thank you Jyoti.